Good afternoon, students and my dear friends. This is Dr. Gagan Mora welcoming you again on my channel Need Booster. बच्चे, हमने लेक्चर 3 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया की शेप्स पढ़ी थी। जैसे स्फेरिकल बैक्टीरिया को कोकाई कहते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलस कहते हैं, कॉमा शेप को विब्रियो कहते हैं, स्पाइरल को स्पिरलम कहते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। फिर मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजेला बताए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला बताए थे, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि ए ट्राइकस क्या है, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पैरीट्राइकस और एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, ये सब हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है बैक्टीरिया की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, जहां पर बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, पिलाई, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, फ्लैजेला, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एक एक चीज को डेप्थ में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं ये स्लो चलेंगे बेटा। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये क्यों इतनी जल्दी जल्दी लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा, हर एक दिन में लेक्चर अपलोड हो जाए, ये मुश्किल है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th क्लास में है या फिर 12th में है, जिसको ऐसे स्टूडेंट जिनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स है, वो ये रेगुलर सीरीज मेरी देखेंगे। तो मैं इसको आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको क्लियर करता चला जाऊंगा। ये स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर की डेप्थ में जाके। और फास्ट रिवीजन के लिए एक मैंने सीरीज अलग से चलाई हुई है, वो आप जानते हैं, जहां पर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। लेकिन ये जो सीरीज है ये ग्रेजुअल सीरीज है, इसमें मैं बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड करूंगा, लेकिन हर चैप्टर को बेटा डेप्थ में पढ़ाने की जरूरत है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है, तभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। तो ये मेरा डिटेल और डेप्थ वाला चैप्टर है, इसमें समय लगेगा। इसमें आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं 4 दिन में ही सब कुछ पढ़ा दूंगा। रेगुलर क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, इसको अपलोड करने में टाइम लगता है। तो अब हम लेक्चर 4 में एंटर करते हैं, जहां पर एक बार फिर से देख लीजिए आप। ये बैक्टीरिया मैंने पहले भी दिखाया था आपको, वहां कैप्सूल दिख रहा है, मैं लास्ट लेक्चर में भी दिखा चुका हूं। सेल वॉल दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, न्यूक्लियोइड, जैसे कि मैंने बताया आपको, पिछले लेक्चर को फॉलो करें। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस के जैसा, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके ऊपर, इसमें डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, अभी हम बात करेंगे। इसमें प्लाज्मिड भी पढ़ेंगे, ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। जितने आपको यहाँ पर बोर्ड में दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, सब इन सब की डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा तो मैं आपको पहले एडवाइस करूंगा कि आप पहले लेक्चर 1, 2, 3 देख लें। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप लेक्चर 1 में चले जाएंगे, क्योंकि लेक्चर 1, 2, 3 से ही रिलेटेड ये लेक्चर है। तो मेरी एडवाइस है कि अगर आपने नहीं देखा तो पहले लेक्चर 1, 2, 3 देख लें, फिर इसको देखें। और अगर देख रखा है तो हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सेल वॉल और कैप्सूल हम अभी शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं बैक्टीरियल जो है एनवेलप की। जैसे कि बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ध्यान से देखते जाओ बेटा, उसमें एक सेल एनवेलप होता है। प्रोटोप्लाज्म में सेल का एक एनवेलप होता है। एनवेलप का मतलब कवरिंग को बोलते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग कंपोनेंट है, उसके ऊपर एक सेल एनवेलप है। तो एनवेलप में 3 चीजें आती हैं। एक चीज होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो 2 तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को हम 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, एक कैप्सूल और दूसरा स्लाइम लेयर। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है सेल वॉल, तीसरा पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं पहले बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया, अगर मान लीजिए कि मैं अगर किसी एक बैक्टीरिया को ऐसे एक्सप्लेन करूं, तो यहां पर जो है इसका ये जो आप देख रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म, अब ये बाउंड्री जो है मैंने ऐसे बना दी है समझाने के लिए। प्रोटोप्लाज्म को जो कवर करने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम सेल एनवेलप कहते हैं। ठीक है, सेल एनवेलप जैसे आप कोई, मतलब अगर आप किसी को कोई जैसे लेटर पोस्ट करते हैं तो उसका एनवेलप होता है, जिसे लिफाफा कहते हैं हिंदी में। तो एनवेलप में 3 पार्ट है, 3 पार्ट में एनवेलप को डिवाइड किया गया। मतलब एनवेलप के 3 कंपोनेंट है, एक ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। ये जो आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल होगी और उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगा। तो बेटा मेरे ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह से हो सकता है, या तो कैप्सूल है या तो स्लाइम लेयर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो।
इस ग्लाइकोकैलिक्स को म्यूसिलेज भी कहा जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर ये बहुत ज्यादा टफ हो, अगर बैक्टीरिया के साथ बिल्कुल अडहेर हो, अडहेर का मतलब अटैच हो, एकदम फर्मली अटैच हो, एकदम टाइटली अटैच हो, तो कैप्सूल कहेंगे। और अगर लूजली अटैच हो तो स्लाइम लेयर कहेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने ग्लाइकोकैलिक्स बताने का शुरुआत करी है। ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को मिला के सेल एनवेलप कहते हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म को कवर किए हुए है। ये प्रोटोप्लाज्म में जो डॉट डॉट मैंने बनाया, लिविंग पार्ट। प्रोटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल है, उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर बहुत ज्यादा टफ है, एकदम चिपका हुआ है, टाइट है, तो कैप्सूल कहेंगे। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज है तो उसे स्लाइम लेयर कहेंगे। अब मेरे बच्चे, कैप्सूल होता क्या है? तो देखो, यहां पर मैंने लिखा भी है, व्हेन द बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय कैप्सूल इट इज कॉल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया कि कैप्सूल एक टफ लेयर है, ठीक है, बैक्टीरिया में। सेल वॉल के बाहर, सेल वॉल के बाहर देखो, यहां सबसे नीचे, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर कैप्सूल। फॉर्मेशन इज कैप्सूल इज डन बाय द सेल मेम्ब्रेन। यही जो सेल मेम्ब्रेन है, यही कैप्सूल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन ही कैप्सूल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मोस्टली पैथोजेनेटिक। सुनिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैथोजेनेटिक का मतलब है डिजीज कॉजिंग। जो भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। देखो, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या स्लाइम लेयर वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली चिपचिपे होते हैं, खासतौर पे कैप्सुलेटेड। ये इतने स्लिपरी होते हैं ना कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म साइंटिस्ट लोगों को नहीं पता चल पाया कि बैक्टीरिया जो है डब्ल्यूबीसी से कैसे बच जाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि इतने स्लिपरी होते हैं कि डब्ल्यूबीसी के ऊपर से फिसल जाते हैं, डब्ल्यूबीसी इनको पकड़ ही नहीं पाती है। इसीलिए ये पैथोजेनेटिक है, यानी कि डिजीज कॉजिंग है। एक और थ्योरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रिसर्च वाली बातें हैं, ये सब किताबों में नहीं लिखा है, साइंटिस्ट लोगों भी इस पे श्योर नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, तो ऐसा बोलते हैं जो कैप्सुलेटेड ब्लड बैक्टीरिया है। जैसे देखो, ये ब्लड वेसल है और यहां पर डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो यहां चिपक जाता है। देखो, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होता है ब्लड वेसल की वॉल के साथ यहां चिपक जाता है साइड में। तो डब्ल्यूबीसी इसको खोज नहीं पाती है, ढूंढ नहीं पाती है। ध्यान से समझने की कोशिश करें। फिर से मैं आपको बताता हूं, ये ब्लड वेसल है। अब जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो स्टिकी है, तो यहां पर ब्लड वेसल की वॉल के साथ चिपक गया, तो डब्ल्यूबीसी यहां से जा रही है, तो डब्ल्यूबीसी से खोज ही नहीं पाई, तो कैप्सूल जो है ब्लड वेसल के वॉल के साथ चिपक के बच जाता है। ये एक रिसर्च की बात है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्यों फैगोसाइटोसिस से या डब्ल्यूबीसी से बच जाते हैं। एक रीजन ये बोला गया कि वो स्लिपरी है, दूसरे रीजन ये बोला गया कि वो स्टिकी है, तो ब्लड वेसल की वॉल से चिपक जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल में ऐसे घूम रही है, उसको पहचान ही नहीं पाती, पकड़ ही नहीं पाती। इसीलिए जितने भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो ज्यादातर पैथोजेनेटिक हैं। तो मैंने कहा बेटा, कैप्सूल क्या बना हुआ? कैप्सूल इज मेड ऑफ, ये अननोन नहीं होना चाहिए, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। यहां लिखा है मैंने अननोन पॉलीसेकेराइड, इसका मतलब नॉन सेलुलोजिक है। देखो, हमने पहले भी पढ़ा था कि सेलुलोज, जब मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज से बना हुआ है, बीटा ग्लूकोज से, 6000 मॉलिक्यूल से। पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो कैप्सूल है एक्चुअली बहुत सारे पॉलीसेकेराइड से बने हुए, जिनका कुछ नेचर मालूम नहीं है, इसलिए यहां लिख दिया गया अननोन पॉलीसेकेराइड। लेकिन हम ये बेहतर लिखेंगे या याद रखेंगे, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब प्रोटीन्स, ठीक है। फिर देखो, कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डब्ल्यूबीसी एंड आल्सो हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। फिर से देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सेल एनवेलप। एनवेलप का मतलब है कवरिंग। तो उसके 3 पार्ट हुए, ग्लाइकोकैलिक्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, सेल वॉल, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सबसे बाहर की कवरिंग है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है बेटा, वो कैप्सूल भी हो सकता है और स्लाइम लेयर भी हो सकता है। कंपोजिशन में फर्क नहीं है। कैप्सूल जो है वो सेल वॉल के ऊपर टाइटली अटैच्ड है, एकदम अडहेरेंट है, फिक्स्ड है, हिलता नहीं है। स्लाइम लेयर लूज होती है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ज्यादातर जो जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है उनको हम पैथोजेनेटिक कहते हैं, डिजीज कॉजिंग कहते हैं। इस ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे सेल वॉल है, आगे हम पढ़ेंगे, और सेल मेम्ब्रेन है। यही सेल मेम्ब्रेन कैप्सूल को बनाने में हेल्प करती है। और कैप्सूल मैंने आपको बताया 2 वजह से डिजीज कॉज करता है। एक वजह से कि ये कैप्सूल स्लिपरी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी उसको पकड़ने जाती है तो बैक्टीरिया स्लिप कर जाता है।
दूसरा एक रिसर्च है जो मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल की वॉल के साथ जो है ये बैक्टीरिया चिपक जाता है, जिससे WBC उसको खोज नहीं पाती है, चिपका हुआ ऊपर चिप जाता है, तो इसीलिए बच जाता है और डिजीज कॉज करता है। इसीलिए रफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉन पैथोजेनेटिक होते हैं, जिनमें कैप्सूल नहीं होता, उन्हें रफ बैक्टीरिया बोल दिया जाता है। WBC उन्हें तुरंत पकड़ के मार देती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद सेल वॉल पढ़ेंगे, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान से सुनें। फिर से देख लो बेटा एक बार। अभी मैंने एनवेलप बताया, एनवेलप में मैंने एक बताया ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा पोर्शन है सेल वॉल, और तीसरा पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये तीन चीजों को मिला के हम सेल एनवेलप बोलते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो देखो, बैक्टीरिया की अगर हम सेल वॉल देखें, इस तरह से समझने की कोशिश करें, ये सेल वॉल है। अगर हम देखें इसको, सेल वॉल को अगर हम देखें, और यहां पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सेल वॉल है, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अभी हम आगे बैक्टीरिया की स्टेनिंग पढ़ेंगे, जहां पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया, पहले वाले लेक्चर में भी, सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको याद रखना है। इसे म्यूरिन भी कहा जाता है, और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप पहले वाला लेक्चर खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा अमीनो एसिड्स है। पेप्टिडो वर्ड प्रोटीन के लिए यूज होता है, पहले भी बताया मैंने आपको, तो अमीनो एसिड है। ग्लाइकन में मैंने आपको बताया था NAG यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है, साथ में अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, इनके लिंकेजेस होती हैं सेल वॉल में। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें पोरिन्स कहा जाता है, पोर्स होते हैं जिन्हें पोरिन्स कहा जाता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल परमिएबल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। इसके बीच में जो स्पेस देख रहे हैं आप, देखिए फिर से देखिए, ये सेल वॉल है, आपको पता है, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो स्पेस है इसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, टफनेस प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी वर्ड यूज करते हैं, रिजिड बनाती है, टफ बनाती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह से होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ सॉल्यूट्स को जाने देती है और कुछ सॉल्यूट्स को नहीं जाने देती है। और इसके अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को कवर करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे कि नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म है, नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो बिल्कुल सेम होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हम सेल एनवेलप की बात करेंगे बेटा, तो सेल एनवेलप में तीन चीजें हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स इसके ऊपर होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद सेल वॉल, ये रही सेल वॉल, और ये भी सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, इसको म्यूरिन भी कहा जाता है, रिजिड होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाती है, फटने से बचाती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, उसमें पोरिन्स प्रोटीन होती है, सेल वॉल परमिएबल होती है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब सेल वॉल में और भी बहुत सारी चीजें होती है, माइकोलिक एसिड, टिकोइक एसिड, ये तब हम पढ़ेंगे जब हम ग्राम स्टेनिंग यानी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर जैसे हम पढ़ते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको आने वाले टाइम में। बेसिक इंट्रोडक्शन इसका अभी खत्म हो गया। अब बच्चे, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के बारे में।
जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें सबसे पहले ऑर्गेनल्स को हम पढ़ते हैं मीजोसोम्स। देखो बेटा, अब मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाऊंगा, फिर वहां से पढ़ना। पहले आप डायग्राम देखो मैं क्या कह रहा हूं। अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, आप जानते हैं। ये आप देखें कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया। थोड़ा मैंने कर्व भी बनाई समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा डिजाइनिंग से आपको अच्छे से समझ में आता है। यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि इस तरह से डीएनए होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये न्यूक्लियोइड है बेटा। अब मीजोसोम क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम मीजोसोम को कैसे समझते हैं, देखो मैं यहां से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करता हूं, ठीक है। अब आप देखिए, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के बाद यहां से कुछ इन्वेजिनेशन आई। ये देखिए, ये जो इन्वेजिनेशन आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो मीजोसोम है, ये जो मैंने इन्वेजिनेशन बताई, इन्वेजिनेशन वर्ड यूज किया मैंने, इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ग्रो कर रही है और न्यूक्लियोइड से अटैच हो गई, ठीक है। तो ऐसे मीजोसोम को सेंट्रल मीजोसोम कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसको बाद में पढ़ेंगे जो मैंने वहां लिखा, पहले मेरी बात समझ लो। सेंट्रल मीजोसोम, ये आप ही के लिए नोट्स मैंने बनाया ताकि आप इसकी फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लेके अपने पास रखें। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो है न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड आपको दिख रहा है, ठीक है। इन्वेजिनेशन का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ग्रो कर रही है, देखो अंदर की तरफ, और न्यूक्लियोइड से अटैच हो गई, तो इसे हम सेंट्रल मीजोसोम कहेंगे। क्या होता है ना, जब बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, बाइनरी फिशन जिसे हम कहते हैं, बैक्टीरिया जब दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो इसका डीएनए यानी कि ये न्यूक्लियोइड का जो डीएनए वो रेप्लिकेट कर जाता है। रेप्लिकेट करने का मतलब डबल हो जाता है। तो उस टाइम पर ये जो सेंट्रल मीजोसोम आ रही है, ये बैक्टीरिया को इस तरह से डिवाइड करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। फिर से देखो, सेंट्रल मीजोसोम अटैच हो गया किसके साथ, न्यूक्लियोइड के साथ, और इस बैक्टीरिया को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये सेंट्रल मीजोसोम हुआ। एक चीज और अब आप देखेंगे, मैं पहले इसको एक बार फटाफट बता देता हूं। ये सेंट्रल मीजोसोम है। मीजोसोम हमेशा इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर घुस रही है। अब आप देखिए, फिर से देखिए, ये सेंट्रल मीजोसोम है, याद रखना। एक बार और हम बात करते हैं, फिर से एक बार सेल वॉल बनाते हैं, एक बार फिर से सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब देखेंगे क्या कह रहा हूं मैं। ये आपका न्यूक्लियोइड है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए, फिर से देखिए, मैं यहां से तोड़ रहा हूं। अब यहां से मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। बोर्ड पे, इस पे मेरे टीवी पे बोर्ड पे देखिए, डिजिटल बोर्ड पे, इससे आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। वहां से मैंने तोड़ दिया। अब आप देखें, इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, यहां से एक इन्वेजिनेशन बनाई। अब आप देखो, ये जो इन्वेजिनेशन है ये न्यूक्लियोइड को टच नहीं कर रही है, ठीक है। दिस इज नॉट टचिंग न्यूक्लियोइड। जो पहले वाले डायग्राम में मैंने बनाया था वो न्यूक्लियोइड को टच कर रही थी। तो ये जो मीजोसोम है इसे लेटरल, लेटरल क्योंकि ये साइड पर है, लेटरल मीजोसोम कहा। ये जो लेटरल मीजोसोम है इसी का दूसरा नाम कॉन्ड्रॉइड है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, लेटरल मीजोसोम साइड में प्रेजेंट है। ये भी इमेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन ये न्यूक्लियोइड को टच नहीं करती। इसका डीएनए के यानी बैक्टीरिया के डिवीजन या रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप देखो, कॉन्ड्रोवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया से आया, कॉन्ड्रोवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया से आया। अब प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये तो यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया ऑइड, यानी ऑइड मतलब उसके जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा एक स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में पाया जाता है उसी तरह का स्ट्रक्चर कॉन्ड्रॉइड कहलाया या लेटरल मीजोसोम कहलाया बैक्टीरिया में। जी हां, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ऑर्गेनल है जिसे कॉन्ड्रॉइड कहा गया। ये कॉन्ड्रॉइड है, तो आप इसे
कभी कभी बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, उसका निक नेम है, शॉर्ट नेम है। ऐसे बैक्टीरिया में ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जितने रेस्पिरेशन की इक्वेशंस होती हैं वो सब यहां होती हैं। जैसे कि आप जब प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम, तो आगे हम जाएंगे, तो बैक्टीरिया में जो क्रेब्स साइकिल होती है, बैक्टीरिया में भी क्रेब्स साइकिल होती है। जैसे हम प्लांट्स में क्रेब्स साइकिल या एनिमल्स में क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। लेकिन बैक्टीरिया में जो क्रेब्स साइकिल होती है, यानी कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वो इसमें होता है। ये जो मैंने बनाया, इसका नाम है लेटरल मीजोसोम और कॉन्ड्रॉइड। कॉन्ड्रॉइड का मतलब उसके जैसा, याद रखिएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, देखिए मीजोसोम्स। मीजोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है। मीजोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय एफ जेम्स। याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया इन्वेजिनेट्स इन द साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस। देखो मैंने बताया पहले भी, सेल जो सेंट्रल मीजोसोम था वो भी सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, लेटरल मीजोसोम भी सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है। एंड फॉर्म मीजोसोम और कॉन्ड्रॉइड्स। देखो ये लिखा है कॉन्ड्रॉइड्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। अब क्या है, दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे फंक्शन कर रहे हैं। लाइक स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर फाउंड इन मीजोसोम। जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, वो बैक्टीरिया में कॉन्ड्रॉइड में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। अभी मैं आपको बताऊंगा दो तरह के मीजोसोम होते हैं। अभी मैं आपको, वैसे यहां मैं अपनी स्लाइड से बता चुका हूं, यहां थ्योरी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। एक सेंट्रल मीजोसोम और एक लेटरल मीजोसोम। जैसे कि अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो ये देखो, यहां से अगर हम देखेंगे, ये देखो पेरिफेरल मीजोसोम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल मीजोसोम की अगर हम बात करेंगे, तो पेरिफेरल मीजोसोम अगर हम देखते हैं बेटा, तो पेरिफेरल मीजोसोम में एक बार फिर से एनोटेशन सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा। देखिए पेरिफेरल मीजोसोम अगर हम सिलेक्ट करेंगे, पेरिफेरल मीजोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ये देखिए, यही लेटरल मीजोसोम है। पेरिफेरल मीजोसोम, दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन इन पेरिफेरल पार्ट, यानी कि जो लेटरल मीजोसोम है। एंड देयर मेन पार्ट फंक्शन इज सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। जो अभी मैंने आपको यहां से बताया था, जो यहां से बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने यहां से बताया था, ये वाला जो है उसी पेरिफेरल या लेटरल मीजोसोम कहते हैं। सेंट्रल मीजोसोम जो ऊपर से यहां से बताया था, वो सेंट्रल मीजोसोम है। They are situated deep in the cytoplasm and their main function is providing help in DNA replication and cell division. They are connected with nucleoid. फिर से एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं। मीजोसोम दो टाइप के हैं। ये सेंट्रल मीजोसोम है जो कि आपके न्यूक्लियोइड से अटैच है, जिसका काम है बैक्टीरिया को डिवाइड करना। ये पेरिफेरल या लेटरल मीजोसोम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से है, जिसे कॉन्ड्रॉइड कहा जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। पेरिफेरल को ही लेटरल भी कहा जाता है। पेरिफेरल या लेटरल एक ही बात है, पेरिफेरल बोल लीजिए या लेटरल बोल लीजिए। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अब हम सेकेंड ऑर्गेनल पर आते हैं, जिसका मतलब पिलाई है। पिलाई के बारे में हमने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूं फिर से। देखिए अगर हम पिलाई के बारे में पढ़ते हैं तो बेटा मेरे एक चीज समझ लेंगे आप। देखिए ये आपके पास सेल वॉल है, फिर से मैं बता रहा हूं बैक्टीरिया की। यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए। अब क्या है कि फ्लैजेला और पिलाई में क्या फर्क है। फ्लैजेला हमेशा बड़े होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फ्लैजेला बड़े होते हैं, पिलाई छोटे होते हैं। तो पिलाई जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो फ्लैजेला से छोटे होते हैं। फ्लैजेला का मेजर काम मोटिलिटी है। पिलाई जो होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से छोटे 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 स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें से कुछ कुछ बड़े भी हो जाते हैं। देखिए छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ बड़े हो जाते हैं। तो बेटा मेरे दो तरह के पिलाई हैं। एक पिलाई लॉन्गर पिलाई है, ये लॉन्ग पिलाई है जो मैंने दिखाया, और एक पिलाई शॉर्ट पिलाई है। तो अब पहले लॉन्ग पिलाई के बारे में बात कर देते हैं। जो लॉन्गर पिलाई है उन्हें सेक्स पिलाई भी कह सकते हैं। सेक्स पिलाई, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह से बैक्टीरिया में एक कॉन्जुगेशन होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो होता है वो एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। तो अब ये जो बड़े वाले पिलाई हैं, लॉन्ग पिलाई,
जिस बैक्टीरिया में पाए जाएंगे उसको डोनर बैक्टीरिया कहते हैं। डोनर यानी कि मेल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग पिलाई सारे बैक्टीरिया में नहीं होते, जिन बैक्टीरिया में नहीं होते उन्हें रिसिपिएंट बैक्टीरिया कह देते हैं। तो मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, रिसिपिएंट बैक्टीरिया यानी कि फीमेल बैक्टीरिया भी कह देते हैं। फीमेल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ये सेक्स पिलाई नहीं होते। फिर से सुनिए, पिलाई आपको मैंने बताया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो छोटे छोटे फ्लैजिला से छोटे हैं और मोटिलिटी में हेल्प नहीं कर रहे हैं। छोटे वाले पिलाई शॉर्ट पिलाई उनको फिम्ब्रिये भी कहते हैं। फिम्ब्रिये अभी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट पिलाई को फिम्ब्रिये कहते हैं, लॉन्ग पिलाई को सेक्स पिलाई कहते हैं। ये जो लंबा लंबा पिलस लिखा है, पिलस यानी कि सिंगुलर पिलस होता है, इसको हमने सेक्स पिलाई कहा, और जो छोटे छोटे पिलाई है उन्हें फिम्ब्रिये कहा। फिम्ब्रिये बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे अटैच करने में हेल्प करते हैं। फिम्ब्रिये अटैचमेंट के लिए होते हैं, अटैच करेंगे। मान लो बैक्टीरिया सपोज करो मेरे हाथ पे अटैच होना चाहता है, तो ऐसे वो अटैच हो जाएगा फिम्ब्रिये की मदद से। और ज्यादातर जिनके अंदर ये फिम्ब्रिये होते हैं वो पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। और जो लंबे वाले पिलाई होते हैं उन्हें सेक्स पिलाई कहते हैं। सेक्स पिलाई सिर्फ डोनर बैक्टीरिया में होते हैं। इसी डोनर बैक्टीरिया को मेल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यही मेल बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया से अटैच होता है सेक्स पिलाई से, उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं, और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है फीमेल बैक्टीरिया में, उसे कॉन्जुगेशन कहेंगे। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो आओ बेटा पढ़ते हैं। देखो, पिलाई, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिलाई। ठीक है, ये मैं इसीलिए यहां से ऐसे कर रहा हूं ताकि आप इसका स्नैपशॉट खींच लें, आपके पास रेडीमेड नोट्स तैयार हो जाएंगे। नहीं तो आप जो मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल है, इसलिए यहां से ऐसे टाइप किया हुआ है। आप उसको फोटो खींचें, अपने पास रखें, नोट्स तैयार हो जाएंगे। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजिला। अभी मैंने आपको बताया पिलाई हमेशा फ्लैजिला से स्मॉल होते हैं। फिर सिंगल को पिलस कहते हैं, आपको मैंने बताया। दे आर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्गर पिलाई एंड शॉर्टर पिलाई। अभी मैंने आपको बताया ये लॉन्ग पिलाई, ये शॉर्ट पिलाई, सामने दिख रहा है आपको। लॉन्गर पिलाई इज ऑल्सो कॉल्ड एफ पिलाई और सेक्स पिलाई। बेटा एफ पिलाई भी कह देते हैं, ठीक है, और सेक्स पिलाई भी कह देते हैं। ज्यादा बेहतर है सेक्स पिलाई याद रखें। लॉन्गर पिलाई अकर्स ओनली इन डोनर एफ प्लस और मेल। तो डोनर को हम एफ प्लस भी कहते हैं। ये सारे टर्म्स हम आगे भी यूज करेंगे कॉन्जुगेशन में। प्लस का मतलब जिसमें पिलस है, जिसमें सेक्स पिलाई है। माइनस का मतलब जिसमें सेक्स पिलाई नहीं है। तो जिसमें सेक्स पिलाई नहीं है वो फीमेल हो गया। एंड हेल्प इन कॉन्जुगेशन, अभी मैंने बताया कॉन्जुगेशन इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। These are absent in recipient bacteria और फीमेल, इनको F माइनस भी कहा जाएगा। तो मैं एक बार फटाफट से फिर से बता देता हूं, दोहरा देता हूं। पिलाई बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर स्मॉलर देन फ्लैजिला। पिलाई दो तरह के हैं, लॉन्ग पिलाई, शॉर्ट पिलाई। लॉन्ग पिलाई को सेक्स पिलाई कहते हैं। जिन बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई होते हैं उन्हें F पॉजिटिव भी कह देते हैं, डोनर भी कह देते हैं, मेल भी कह देते हैं। सेक्स पिलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी आगे पढ़ेंगे। जिन बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई नहीं होते उसे फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं, F माइनस भी कहते हैं, रिसिपिएंट भी कहते हैं। ये तो थे लॉन्ग पिलाई। शॉर्ट पिलाई की बात करें तो शॉर्ट पिलाई छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और ज्यादातर पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया में होते हैं। और शॉर्ट पिलाई का दूसरा नाम फिम्ब्रिये भी होता है। ये लॉन्ग पिलाई का डिस्क्रिप्शन है, इसका स्नैपशॉट खींच सकते हैं। शॉर्ट पिलाई में आपको दिखाता हूं, आगे लिखा हुआ है, ये देखो, आगे चलेंगे, ये देखो। शॉर्टर पिलाई टेक पार्ट इन अटैचमेंट। यहां देखो बेटा, शॉर्टर पिलाई एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। मैं देखो यहां लिखा है द शॉर्टर पिलाई टेक पार्ट इन अटैचमेंट। शॉर्टर पिलाई टेक पार्ट इन अटैचमेंट। These are also known as infective pili or fimbriae. These are only found in pathogenic bacteria. वहां से कट गई स्क्रीन, मैं आपको बता देता हूं। These are only found in pathogenic bacteria. Pathogenic का मतलब होता है disease causing bacteria. जो भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, ये देखो ये लिखा पैथोजेनेटिक, यहां मिस हो गया है पैथोलॉजी। मैंने पहले भी बताया है पैथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ डिजीज होता है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं
उनके अंदर इन्फेक्टिव पिलाई और फिब्रिए होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया बेटा। अब हम लोग आते हैं, तो बच्चे ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, अभी थोड़ी देर में इनके बारे में बात करते हैं। पहले ऑर्गेनल्स, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल नहीं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स हैं, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम यहाँ पर न्यूक्लियोइड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चे मेरे कि अब हम लोग न्यूक्लियोइड की बात करते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक बैक्टीरिया में यहाँ पर सेल वॉल है, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पी मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया ये आपके पास न्यूक्लियोइड है, दिस इज न्यूक्लियोइड। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हमने बहुत बार आगे वाले लेक्चर्स में, पहले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ा। तो बेटा देखो, न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। देखो न्यूक्लियस वर्ड यूज नहीं करना, न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मैंने पहले भी बताया था ये प्रोकैरियोट है, तो न्यूक्लियस के समकक्ष है, न्यूक्लियस की इक्विवेलेंट है, न्यूक्लियस के बराबर है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसी न्यूक्लियोइड को बेटा जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है विच इज नॉट वेल डिफाइंड। फिर से देखो, ये जो बीच में मैंने बनाया ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि कुछ अमीबा बना दिया, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोइड जो है इसको जीनोफोर कहते हैं, इसी को जीनोफोर कहते हैं, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं और फिब्रिलर न्यूक्लियस भी कह देते हैं। फाइबर्स होता है, मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, इस न्यूक्लियस के ऊपर, यानी इस न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए से ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता। इंसिपिएंट का मतलब होता है इट इज नॉट वेल डिफाइंड, यूकैरियोटिक से डिफरेंट है, इसे जीनोफोर भी कह देते हैं, इसे न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था ऑइड का मतलब उसके जैसा। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। बेटा जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक मैंने कम से कम 10 बार बता दिया आपको। और जब यहां पर, जैसे अगर आप यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करेंगे, सपोज एक यूकैरियोटिक सेल बनाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस बनाएंगे जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, बीच बीच में से टूटा फूटा होता है, मैं ऐसे रफ सा बना रहा हूं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियोलस यहाँ पर नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, वो न्यूक्लियस टूटा टूटा होता है, मैंने ऐसे समझाने के लिए बनाया। ट्रू क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो एब्सेंट। देखो ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नहीं होंगे, ट्रू क्रोमोसोम नहीं होंगे इन द बैक्टीरियल सेल्स, इंस्टेड दे कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम। इसी को क्रोमोसोम कह देते हैं, इसी को बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह दिया, इसी को न्यूक्लियोइड कह दिया, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह दिया, इसी को आपने जीनोफोर कह दिया और इसी को बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह दिया। अब यहां पर जो डीएनए होता है बेटा सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। यहां जो डीएनए पाया जाता है, ये जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस के जैसे बॉडी है, उसके अंदर सर्कुलर और नेकेड डीएनए पाया जाता है। अब ये नेकेड डीएनए का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूं आपको, फिर से एक बार देख लो मैं आपको क्या कह रहा हूं। ये जो बीच में मैंने बॉडी बनाई ये न्यूक्लियोइड है, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा गया, इसी को जीनोफोर भी कहा गया, इसी को बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह दिया गया। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ना ही इसमें न्यूक्लियोलस है। तो अब नेकेड डीएनए का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो डीएनए है वो ऐसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड। मैं आपको बताता हूं, अगर हम प्रोकैरियोट, पीआरओ लिख रहा हूं मैं, पूरा नहीं लिख रहा हूं, और यूकैरियोट, यूएके लिख रहा हूं, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो प्रोकैरियोट का होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी होता है ज्यादातर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, क्रॉस लगाया मैंने, क्रॉस का मतलब एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। अब आप देखिए हिस्टोन क्या बेटा, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, जो कि इनका जो डीएनए है यूकैरियोटिक डीएनए वो इस तरह से होता है, इसे लीनियर डीएनए कहते हैं, ठीक है, इसे लीनियर डीएनए बोलेंगे।
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को छोड़ दें, वो सर्कुलर होता है, ज्यादातर लीनियर डीएनए होता है और विद हिस्टोन प्रोटीन होता है। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। फिर से देखिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डीएनए में क्या फर्क होता है? पहली बात, प्रोकैरियोट डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर। प्रोकैरियोट डीएनए इज सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए ऐसे डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस में हो सकता है, हिस्टोन नहीं है, इसीलिए इसे नेकेड डीएनए कहा जाता है। जिसके ऊपर हिस्टोन नहीं है उसे नेकेड डीएनए कहा जाता है। सारे प्रोकैरियोट्स में नेकेड डीएनए, यूकैरियोट में लीनियर डीएनए है और हिस्टोन डीएनए, हिस्टोन भी है, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन भी है। तो क्या लिखा है देखो, यहां से फिर से पढ़ते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। ये सारे प्रोकैरियोट के फीचर हैं, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ट्रू क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स, इंस्टेड दे कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, वही न्यूक्लियोइड को क्रोमोसोम कहा। इट कंसिस्ट ऑफ डीएस, डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए विदाउट हिस्टोन। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है, हिस्टोन नहीं होता, इसलिए उसे नेकेड डीएनए कहा जाता है। एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो सकती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर, अब आपको मैं दिखाता हूं, अगर हम आगे चलें तो देखो, नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन्स होती है बेटा, उसको हम देखो, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उन्हें हम पॉलीअमाइन्स कहते हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, देखो पॉलीअमाइन्स वर्ड यूज किया जाता है, पॉलीअमाइन्स। जैसे मैंने आपको कहा कि जहां पर हिस्टोन एब्सेंट है, हिस्टोन कहां पर एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में, तो उसका उत्तर है प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन की जगह पर, हिस्टोन की जगह पर पॉलीअमाइन्स होते हैं, याद रखिएगा, हिस्टोन की जगह पर क्या होते हैं, पॉलीअमाइन्स। तो देखो पॉलीअमाइन्स, न्यूक्लियोइड इज कनेक्टेड टू मीसोसोम। अभी मैंने आपको बताया कौन सा मीसोसोम, लेटरल या सेंट्रल, तो उत्तर है सेंट्रल। अभी बताया था 2 मीसोसोम होते हैं। बिसाइड्स दिस डीएनए, अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। फिर से देखिए, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मैं आपको फटाफट एक बार फिर से बना के दिखाता हूं। उसका रीजन है कि आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको ये बोला कि ये सेल वॉल है, मैं आपको प्लाज्मिड बताऊंगा, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। देखो मैं बार बार इसलिए चीजें बताता हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। यहां पर आपका इस तरह से एक न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड जो मैंने आपको बोला वो क्या है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। अब आप देखिए, ये न्यूक्लियोइड जिसे आप जीनोफोर भी कहते हैं, जिसको आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसके अलावा यहां पर, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक और डीएनए है जिसे प्लाज्मिड कहा गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट मानूं तो जो प्लाज्मिड हुआ वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हुआ। फिर से देखिए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्या मतलब हुआ बेटा, इसको हमने न्यूक्लियर डीएनए के बराबर माना, इसको हमने न्यूक्लियर डीएनए माना क्योंकि हमने न्यूक्लियोइड को न्यूक्लियस के समकक्ष माना है। तो ये जो प्लाज्मिड हुआ इससे अलग है, मतलब यहां पर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, इससे हटके है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए माना, इसको प्लाज्मिड कहा गया। देखिए ध्यान से सुनिए, बिसाइड्स दिस डीएनए मतलब इस डीएनए के अलावा अनदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल व्हिच इज कॉल्ड प्लाज्मिड। यानी कि इसके अलावा एक और डीएनए है जो प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के बारे में पूरा 12th क्लास में चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर है बेटा, ये ध्यान से सुनो। इस प्लाज्मिड की जो रेप्लिकेशन है, डिवीजन है, इससे इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपने आप में एक सरकार है। ये समझ लो कि ये सरकार है जो केंद्र सरकार की नहीं सुन रही है, ये अपने आप में सरकार है, कहते नहीं हम नहीं मानते, केंद्र सरकार की नहीं सुनते, ये अपने आप में सरकार है, ये इसकी नहीं सुनता। यानी कि इसकी रेप्लिकेशन से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल।
द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय लेडरबर्ग। प्लाज्मिड्स हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट, डिवाइड इंडिपेंडेंटली। एक बार मैं फटाफट आपको यहां रिवाइज करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक जो बोला तो ये बोला कि ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोइड में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, विदाउट हिस्टोन होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट है, हिस्टोन नहीं है, इसलिए इसे नेकेड डीएनए कहा जाता है। इसी को जीनोफोर कहा जाता है, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। बैक्टीरिया में कुछ स्पेशल प्लाज्मिड, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। इस न्यूक्लियोइड डीएनए के अलावा ये जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड इससे इंडिपेंडेंट है, यानी जब ये रेप्लिकेट कर रहा होगा और ये रेप्लिकेट कर रहा होगा, दोनों का रेप्लिकेशन डिपेंडेंट नहीं है, दोनों का डिवीजन डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी था। अब आइए बेटा आगे। तो अगर हम आगे चलते हैं, अब देखिए प्लाज्मिड, फिर से वही बात है जैसे हमने आगे पढ़ा था। प्लाज्मिड दो प्रकार के हैं। अगर हम देखें, देखिए अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्लाज्मिड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अभी मैंने बताया व्हाट इज प्लाज्मिड, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, यहां पर आपका न्यूक्लियोइड और यहां पर ये प्लाज्मिड। तो अब ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड की जो हम बात कर रहे हैं, मैं फटाफट लिख रहा हूं जल्दी जल्दी। तो ये जो प्लाज्मिड है, अगर वो है तो उसमें प्लाज्मिड को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, F+ और एक F-। देखो क्या होता है कि कभी कभी प्लाज्मिड में एक F फैक्टर होता है, एक खास तरह की जीन होती है यहां पर, जिसे F फैक्टर कहते हैं। F फैक्टर इज अ स्पेशल जीन इन द प्लाज्मिड। तो इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में आएगा। तो F और फर्टिलिटी फैक्टर, जिन प्लाज्मिड में F फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो उन्हें F+ कहा जाता है, और जिनमें नहीं होता उन्हें F- कहा जाता है। फिर से देखिए, ऐसे प्लाज्मिड जिनमें F फैक्टर होता है, फर्टिलिटी फैक्टर आगे पढ़ेंगे, उन्हें F+ या डोनर बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। F और फर्टिलिटी फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ F फैक्टर, देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, F+ सेल carrying F factor as donor and also called F+ or male. F- lacking F factor act as recipient and also called female. फिर से दोहरा लेते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। F फैक्टर, यदि प्लाज्मिड में कुछ खास जीन पाई जा रही है, यहां पर F जीन जिसे F फैक्टर भी कहते हैं, अगर ये प्रेजेंट है मेरे बेटा तो उसे बोलेंगे F+, यानी कि डोनर बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया। अगर नहीं है तो बोलेंगे F-, फीमेल बैक्टीरिया, और रिसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ये बेटा न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड की बातें थी। अब यहां से हम आगे चलना शुरू करते हैं। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा आज के लेक्चर में बैक्टीरिया का सेल एनवेलप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स, लेटरल और जो है सेंट्रल मीजोसोम्स। उसके बाद हमने न्यूक्लियोइड पढ़ा, प्लाज्मिड पढ़ा, इसके अलावा हमने पिलाई के बारे में पढ़ा। तो बच्चे अभी छोटी छोटी कुछ बातें बच गई, जैसे राइबोसोम्स के बारे में बच गया, मैंने अभी ग्रेन्यूल्स छोड़ दिए, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बताऊंगा। आप जो है, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ा रहा हूं उसे स्लोली ग्रेजुअली पढ़ो और पहले वाले लेक्चर से साथ में रिवाइज करते रहो, ठीक है, तभी आप लोग समझ पाओगे। बार बार मैंने लेक्चर की शुरुआत में भी कहा, ये थोड़ा स्लो चलेगा, ये दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट अनकवर्ड नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि समय भी है हमारे पास और हम इसी प्रोसेस की वजह से इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम छोटी छोटी चीजें, राइबोसोम्स और इसके अलावा कुछ और ग्रेन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं बैक्टीरिया में, वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये बताऊंगा। फिर आपको ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।